अनुपमा की जिद के आगे राहुल ने हार जरूर मान ली थी, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसे पूरा विश्वास था कि अनुपमा की माँ यानी उसकी सास अनुपमा को समझाएंगी तो वो जरूर मान जाएगी। यही उम्मीद लगाकर उसने सारी बात अपनी सास मनोरमा जी को बता दी थी। इसके बाद रविवार को जब अनुपमा माँ से मिलने आई तो मनोरमा जी ने उसे अपने पास बैठाकर सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अनुपमा बेटा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ऐसा आपने क्या सुना मम्मी? अनुपमा ने हैरानी से पूछा। यही कि तू गर्भपात कराना चाहती है। मम्मी, आपको कैसे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ और गर्भपात कराना चाहती हूँ? लगता है ये बात आपको राहुल ने बताई है। उनके पेट में भी कोई बात नहीं पचती। बेटा, राहुल ने बताकर कुछ गलत तो नहीं किया। वो जो कह रहा है ठीक ही तो कह रहा है। बेटा, माँ बनना औरत के लिए बहुत गर्व की बात होती है। तुम्हारे लिए तो ये गर्व की बात है कि तुम्हें ये मौका मिल रहा है और तुम हो कि गर्भ नष्ट कराने की बात कर रही हो। मम्मी, जीवन में बच्चा पैदा करना ही गर्व की बात नहीं होती। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। हमारा नया नया कारोबार है, इसे जमाना ही नहीं बल्कि और आगे बढ़ाना है। बच्चा पैदा करने से पहले उसके भविष्य के लिए बहुत कुछ करना है। बच्चा तो बाद में भी हो जाएगा, अभी बच्चा होता है तो उसकी वजह से कम 2 साल मुझे अपने घर में रहना होगा। मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगी। आपको पता नहीं मैं कितना काम करती हूँ। मेरा काम कौन करेगा? माँ, मैं अभी रुकना नहीं चाहती। धीरज रखो बेटा, तुम्हारा कारोबार चल निकला है। जो कमाई हो रही है वो कम नहीं है। बच्चे के जन्म के बाद तुम ऑफिस नहीं जाओगी तो काम रुकने वाला नहीं है। राहुल है, मैनेजर है, बाकी का स्टाफ काम देख लेगा। ये तुम्हारे मन का भ्रम है कि तुम्हारी वजह से काम का नुकसान होगा। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो तुम उसे मेरे पास छोड़कर ऑफिस जा सकती हो। इसीलिए बच्चा हो जाने दो। गर्भपात कराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे सास ससुर होते तो मुझे ये सब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वे तुम्हें ऐसा नहीं करने देते। लेकिन मम्मी, देखो बेटा, ये तुम्हारी संतान है। तुम बड़ी और समझदार हो। तुम्हारे पापा के गुजर जाने के बाद मैंने तुम भाई बहन को कभी किसी काम के लिए रोका टोका नहीं। अपनी इच्छा तुम पर कभी नहीं थोपी। तुम दोनों को अपने हिसाब से जीने की स्वतंत्रता दी। मम्मी, हमने उसका दुरुपयोग भी तो नहीं किया। हाँ, दुरुपयोग तो नहीं किया, लेकिन अगर तुम लोग कोई गलत काम करते हो तो उसके बारे में समझाना मेरा फर्ज बनता है ना। बाकी अंतिम निर्णय तो तुम लोगों को ही करना है। अब अपने भैया भाभी को ही देख लो, एक बच्चे के लिए तरस रहे हैं। कितना परेशान है दोनों। अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेना चाहते हैं, पर आलोक की सास उसके लिए राजी नहीं है। वैसे तो वे आलोक को बहुत मानती हैं, उसकी हर बात का सम्मान करती हैं, लेकिन जब भी अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेने की बात चलती है, सुधा जी साफ मना कर देती हैं। माँ के कहने पर रिया ने 2 बार टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए भी कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। पैसा है इसीलिए वो कुछ भी कर सकती हैं। तुम्हें तो बिना कुछ किए माँ बनने का मौका मिल रहा है, फिर भी तुम ये मौका गंवा रही हो। मम्मी, तुम कुछ भी कहो, अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए। राहुल के पेट में कोई बात पचती नहीं। मैंने मना किया था, फिर भी उन्होंने ये बात आपको बता दी। उनसे ये बात बताने के बजाय चुपचाप गर्भपात करा लिया होता तो ये सब नहीं होता। इतना कहकर अनुपमा रसोई की ओर बढ़ गई। करीब 10 साल पहले मनोरमा जी के पति मनोहर जी की अचानक मौत हो गई थी। वे सरकारी नौकरी में थे, इसीलिए बच्चों को पालने में मनोरमा जी को कोई परेशानी नहीं हुई। उन्हें एक बेटा था और एक बेटी। बेटा आलोक उस समय 12 साल का था तो बेटी अनुपमा 4 साल की। बच्चों की ठीक से देखभाल हो सके, इसीलिए मनोरमा जी ने पति के स्थान पर मिलने वाली नौकरी ठुकरा दी थी। पेंशन से ही उन्होंने बच्चों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया। बच्चे समझदार हुए तो अपने निर्णय खुद ही लेने लगे। मनोरमा जी ने कभी रोका टोका नहीं, इसीलिए बच्चों को अपने निर्णय खुद लेने की आदत सी पड़ गई। हाँ, मनोरमा जी इतना जरूर करती थी कि वे हर काम का अच्छा और बुरा
यानी दोनों पहलू बताकर निर्णय उन पर छोड़ देती थी। बेटा आलोक बचपन से ही सीधा, सरल और संतोषी स्वभाव का था, जबकि अनुपमा महत्वाकांक्षी और जिद्दी स्वभाव की थी। वो बहुत ज़्यादा लाडली होने की वजह से ऐसी हो गई थी, लेकिन पढ़ाई में दोनों बहुत होशियार थे। शायद इसीलिए माँ और भाई अनुपमा की जिद को चला रहे थे। पढ़ाई के दौरान ही आलोक को रिया से प्यार हो गया, तो मनोरमा देवी ने रिया से उसकी शादी करा दी। रिया ने अपनी ओर से आलोक के सामने प्रेम का प्रस्ताव रखा था। शायद आलोक का स्वभाव उसे पसंद आ गया था। रिया के पिता बहुत बड़े कारोबारी थे। नोएडा में उनकी 3 फैक्ट्रियां थी। वो माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसे किसी चीज की कमी तो नहीं थी, बस एक अच्छे जीवन साथी की जरूरत थी। आलोक उसकी जाति बिरादरी का पढ़ा लिखा संस्कारी लड़का था, इसीलिए घर वालों ने भी कोई ऐतराज नहीं किया और रिया की शादी आलोक से कर दी। शादी के बाद आलोक ससुराल में रहने लगा, लेकिन ऑफिस जाते और घर लौटते समय वो अपनी माँ से मिलने जरूर जाता था। आलोक अपनी ससुराल में रहता जरूर था, लेकिन अपनी माँ का भी पूरा ध्यान रखता था। उन्हें कभी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने देता था। हर रविवार को रिया भी आलोक के साथ अपनी सास से मिलने आती थी। इस तरह मनोरमा जी बेटे की ओर से निश्चिंत हो गई थी। भाई की तरह अनुपमा ने भी राहुल से प्रेम विवाह किया। राहुल पहले नौकरी करता था, उसे बहुत ही अच्छा वेतन मिलता था, उसे भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। 3 बेडरूम का फ्लैट था, गाड़ी थी। पिता काफ़ी पैसा और प्रॉपर्टी छोड़ गए थे। वे सरकारी अफसर थे। कुछ समय पहले ही उनकी मौत हुई थी। उनकी मौत के 6 महीने बाद ही राहुल की माँ की भी मौत हो गई थी। उसके बाद अनुपमा और राहुल ही रह गए थे। राहुल का कोई भाई बहन नहीं था। अनुपमा भी पहले नौकरी करती थी, उसे भी बहुत अच्छा वेतन मिलता था। इस तरह पति पत्नी अच्छी कमाई कर रहे थे, लेकिन अनुपमा को इसमें संतोष नहीं था। वो चाहती थी कि भाई की तरह उसका भी अपना कारोबार हो, क्योंकि नौकरी और अपने कारोबार में बड़ा अंतर होता है। अपना कारोबार अपना ही होता है। नौकरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितना भी वेतन मिलता हो, नौकरी करने वाला नौकर ही होता है। इसीलिए अनुपमा भाई की तरह अपना कारोबार करना चाहती थी। वो फ्लैट में भी नहीं, कोठी में रहना चाहती थी। अपनी बड़ी सी गाड़ी और ड्राइवर चाहती थी। यही सोचकर उसने राहुल को प्रेरित किया, जिससे उसने अपना कारोबार शुरू किया, जो चल निकला। कारोबार शुरू करने में आलोक के ससुर ने काफ़ी मदद की थी। अनुपमा ने राहुल को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुआ, जबकि अनुपमा अभी बच्चा नहीं चाहती थी। वो अपने कारोबार को और बढ़ाना चाहती थी। अभी वो अपना जो काम बाहर कराती थी, उसके लिए एक और फैक्ट्री लगाना चाहती थी। इसके लिए वो काफ़ी मेहनत भी कर रही थी। इसी वजह से अनुपमा भी बच्चा नहीं चाहती थी, क्योंकि बच्चा होने पर कम से कम उसका 1 साल तो बर्बाद होता ही। अभी वो इतना समय गंवाना नहीं चाहती थी। राहुल अनुपमा को बहुत प्यार करता था, उसकी हर बात मानता था, पर इस तरह अपने बच्चे की हत्या के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो चाहता था कि अनुपमा उसके बच्चे को जन्म दे। पहले उसने खुद अनुपमा को समझाया, पर जब वो उसकी बात नहीं मानी तो उसने अपनी सास से उसे मनाने को कहा। मनोरमा बेटी को मनाने की कोशिश कर रही थी, पर वो जिद पर अड़ी थी। मनोरमा ने उसे मनाने के लिए अपनी बहू रिया को बुलाया था, लेकिन वो अभी तक आई नहीं थी। वो क्यों नहीं आई ये जानने के लिए मनोरमा जी फ़ोन करने ही जा रही थी कि तभी डोरबेल बजी। रिया अकेली आई थी। आलोक किसी जरूरी काम से बाहर गया था। अनुपमा भैया भाभी की बात जल्दी टालती नहीं थी। वो अपनी भाभी को बहुत प्यार करती थी। रिया भी उसे छोटी बहन की तरह मानती थी। अनुपमा ने भाभी को देखा तो दौड़कर गले से लग गई और बोली, भाभी आप ही मम्मी को समझाइए, अभी मुझे कितने काम करने हैं, जबकि ये लोग मुझ पर बच्चे की जिम्मेदारी डालना चाहती हैं। रिया ने उसका हाथ पकड़कर पास बैठाया और फिर गर्भपात न कराने के लिए समझाने लगी। ये क्या भाभी, मैंने तो सोचा था आप मेरा साथ देंगी, पर आप भी मम्मी की हाँ में हाँ मिलाने लगी। अनुपमा ने ताना मारा।
खैर तुम अपनी भाभी के लिए एक काम कर सकती हो, कहो, लेकिन आपको मुझे इस बच्चे से छुटकारा दिलाने में मदद करनी होगी। अनुपमा तुम एक काम करो, ये बच्चा मुझे दे दो। रिया की बात सुन मनोरमा जी चौंकी। हाँ मम्मी, इसमें हम दोनों की समस्या का समाधान हो जाएगा। पराया बच्चा लेने से मेरी मम्मी मना करती हैं, जबकि अनुपमा के बच्चे को लेने से मना नहीं करेंगी। इससे अनुपमा की भी समस्या हल हो जाएगी और मेरी भी। अनुपमा भाभी के इस प्रस्ताव पर खुश हो गई। उसे रिया का ये प्रस्ताव स्वीकार था। मनोरमा जी भी खुश थी, लेकिन उन्हें संदेह था तो राहुल पर कि पता नहीं वो मानेगा या नहीं। अनुपमा ने आश्वासन दिया कि राहुल की चिंता करने की जरूरत नहीं, वो उसे मना लेंगी। इस तरह वो मामला सुलझ गया। अनुपमा ने वादा करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो रिया ने उसके हाथ पर हाथ रखकर गर्दन हिलाई। उसके बाद अनुपमा उसके गले लगकर बोली, लव यू भाभी। पर बच्चे के जन्म तक इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं होनी चाहिए, रिया ने कहा। ठीक समय पर अनुपमा ने बेटे को जन्म दिया। राहुल बहुत खुश था। बेटे के जन्म के बाद अनुपमा मम्मी के यहाँ रह रही थी। इसी बीच रिया ने अपनी लीगल एडवाइजर से लीगल दस्तावेज तैयार करा लिए थे। रिया ने अनुपमा के बच्चे को लेने के लिए अपनी मम्मी और पापा को राजी कर लिया था। उन्हें भी कोई ऐतराज नहीं था। आलोक के ऐतराज का सवाल ही नहीं था। लीगल दस्तावेजों पर अनुपमा ने दस्तखत कर दिए। अब राहुल को दस्तखत करने थे। राहुल ने दस्तखत करने को कहा गया तो वो बिगड़ गया। मनोरमा उसे अलग कमरे में ले जाकर कहने लगी, बेटा, मैंने और रिया ने अनुपमा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मानी। उसके बाद ये रास्ता निकाला गया। तुम्हारा बेटा किसी पराये घर तो नहीं जा रहा है। इस तरह तुम्हारा बेटा जिंदा भी है और तुम्हारी वजह से रिया और आलोक को बच्चा भी मिल रहा है। मनोरमा की बातों में निवेदन था। थोड़ा राहुल को सोचने का मौका देकर मनोरमा जी ने आगे कहा, रही बच्चे की बात, तो अनुपमा का जब मन होगा उसे बच्चा हो ही जाएगा। मनोरमा जी राहुल को प्रेम से समझा तो रही थी, लेकिन मन में आशंका थी कि पता नहीं राहुल मानेगा भी या नहीं। राहुल को लगा जो हो रहा है गलत बिल्कुल भी नहीं है। अगर अनुपमा ने बिना बताए ही गर्भपात करा लिया होता तो ऐसे में कम से कम मेरा बच्चा जन्म तो ले लेगा। ये सब सोचकर राहुल ने कहा, मम्मी आप ठीक ही कह रही हैं, चलिए मैं भी दस्तखत कर देता हूँ। राहुल ने दस्तखत कर दिए। अनुपमा खुश थी, क्योंकि राहुल को मनाना आसान नहीं था, लेकिन मनोरमा जी ने बड़ी आसानी से मना लिया था। समय बीतने लगा। अनुपमा जो चाहती थी वो हो गया। 2 महीने आराम करके अनुपमा ऑफिस जाने लगी। काफ़ी दिनों बाद आने से ऑफिस में काम कुछ ज़्यादा ही था। फिर बड़ा ऑर्डर आने से अनुपमा काम में कुछ इस तरह व्यस्त हो गई कि रिया के यहाँ आना जाना तो दूर, वो उससे फ़ोन पर भी बातें नहीं कर पाती। एक दिन रिया ने फ़ोन किया तो अनुपमा बोली, भाभी लगता है आप बच्चे में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गई हैं, फ़ोन भी नहीं करती। व्यस्त तो आप रहती हैं, इसीलिए फ़ोन नहीं किया। दिन भर ऑफिस की व्यस्तता, शाम को थकी मांदी घर पहुंचती है। सोचती हूँ फ़ोन करके क्यों परेशान करूँ। भाभी इसमें परेशान करने वाली क्या बात हुई। अरे आप कभी भी फ़ोन कर सकती हैं भाभी, आप ऑफिस टाइम में भी फ़ोन करेंगी तब भी कोई परेशानी नहीं होगी। आपके लिए तो मैं हमेशा फ्री रहती हूँ, अनुपमा ने कहा। और बताओ भाभी राज कैसा है। राज तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा धन्यवाद कैसे अदा करूँ, मेरी समझ में नहीं आता। इसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मम्मी पापा बहुत खुश रहते हैं, पूरा दिन उसी के साथ खेलते रहते हैं। तुम्हारे भैया तो दिन में न जाने कितनी बार ऑफिस से फ़ोन करके उसकी आवाज़ सुनने को कहते हैं। शाम 4 बजे तक सारा काम मैनेजर को सौंपकर घर आ जाते हैं। रात को खाना खाकर कभी राज को लेकर टहलने निकल जाते हैं। राज के आने से घर में ऐसे रौनक आ गई है। इसके लिए अनुपमा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा। अरे अरे राज, अनुपमा मैं तुम्हें फिर फ़ोन करती हूँ। ये तेरा बेटा जो भी हाथ लगाता है सीधे मुंह में डाल लेता है। छोड़ छोड़,
इसके बाद वो राज के रोने की आवाज़ आई और फ़ोन कट गया। ये भाभी भी ना, राज अब मेरा बेटा कहाँ रहा, जब उन्हें दे दिया तो उनका बेटा हुआ ना। लेकिन जब भी कोई बात करती हैं भाभी उसे मेरा ही बेटा कहती हैं। भाभी, बहू बिल्कुल पागल है, बड़बड़ाते हुए अनुपमा ने फ़ोन मेज पर रख दिया। इसके बाद मोबाइल में संदेश आने की घंटी बजी। रिया ने व्हाट्सएप पर राज का फ़ोटो भेजा था। राज को रिया की मम्मी खिला रही थी। अनुपमा आनंद के साथ फ़ोटो देखती रही। रिया का फ़ोन नहीं आया तो अनुपमा ने सोचा वो रात को फ़ोन करके बात करेगी। इसी बीच अनुपमा को कारोबार के संबंध में विदेश जाना पड़ा। विदेश से वो राज के लिए ढेर सारे खिलौने और कपड़े ले आई। सारा सामान लेकर वो रिया के घर पहुंची। रिया ने उसे गले लगाते हुए पूछा, तुम कब आई अनुपमा? आज सुबह ही आई हूँ भाभी। घर में सामान रखा, फ्रेश हुई और सीधे यहाँ आ गई। पानी का ग्लास थमाते हुए रिया ने पूछा, कैसी रही तुम्हारी कारोबारी यात्रा? बहुत अच्छी भाभी, इतना ऑर्डर मिल गया है कि 2 साल तक फुर्सत नहीं मिलेगी। बेड पर सामान रखकर इधर उधर देखते हुए अनुपमा ने पूछा, राज कहाँ है? उसके लिए खिलौने और कपड़े लाई हूँ। राज मम्मी के साथ खेल रहा है। तभी राज को लेकर सुधा जी आ गईं। शायद उन्हें अनुपमा के आने का पता चल गया था। अनुपमा ने चुटकी बजाकर राज को बुलाया। देख राज, तेरे लिए क्या लाई हूँ। इसके बाद अनुपमा ने एक खिलौना निकालकर राज की ओर बढ़ाया। खिलौना लेकर राज ने मुंह फेर लिया। इसके बाद अनुपमा ने राज को गोद में लेना चाहा तो वो रोने लगा। इस पर रिया ने कहा, अरे ये तो रोने लगा। वो क्या है ना अनुपमा, ये किसी भी अजनबी के पास बिल्कुल नहीं जाता। अनुपमा ने हाथ खींच लिए तो राज चुप हो गया। अनुपमा उदास हो गई, उसका मुंह लटक गया। वो कैसे अजनबी हो गई, जबकि असली माँ तो वही है। अनुपमा जो कपड़े लाई थी अपने हाथों से राज को पहनाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कुछ देर बातें करके वो सारा सामान भाभी को देकर वहाँ से निकली तो सीधे माँ के घर चली गई। वहाँ माँ के गले लगकर रो पड़ी कि वो अपने ही बेटे के लिए अजनबी हो गई। मनोरमा जी ने अनुपमा के सिर पर हाथ फेरते हुए समझाया कि वो जी छोटा ना करे। राज थोड़ा बड़ा होगा तो खुद ही उसके पास जाने लगेगा। उसने अपनी खुशी भाई भाभी को दी, इसीलिए अब उसे अपना बेटा मानकर मन को दुखी न करे। इसके बाद अनुपमा को पानी पिलाकर उसके कारोबार और विदेश की यात्रा के बारे में बातें करने लगी तो अनुपमा उत्साह में आ गई। कारोबार में व्यस्त हो जाने की वजह से अनुपमा को किसी से मिलने का समय नहीं मिल रहा था। राहुल अब अक्सर बाहर ही रहता था। फ़ोन पर ही रिया अनुपमा को राज के बारे में बताती रहती थी कि आज उसने ये खाया, ऐसा किया, ये सामान तोड़ा। मम्मी तो उससे बातें भी करने लगी हैं। अगर वो आलोक के पास होता है तो वो उसे किसी दूसरे के पास जाने नहीं देती। जिस दिन राज बेड पकड़कर खड़ा हुआ और 4-5 कदम चला, रिया ने उसका वीडियो बनाकर अनुपमा को भेजा। अब तक राज 10 महीने का हो गया था। 2 महीने बाद उसका जन्मदिन आने वाला था। सभी उत्साह में थे कि खूब धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाएगा। जन्मदिन मनाने में मदद के लिए अनुपमा को भी 1 दिन पहले आने को कह दिया था। जब भी रिया और अनुपमा की बात होती थी, रिया ये बात याद दिलाना नहीं भूलती थी। अनुपमा भी खूब खुश थी उस दिन। मीटिंग खत्म होने के बाद अनुपमा ने मोबाइल देखा तो रिया की 10 मिस्ड कॉल थी। इतनी ज़्यादा मिस्ड कॉल, कहीं मम्मी? उसके मन में किसी अनहोनी की आशंका हुई। अनुपमा ने तुरंत रिया को फ़ोन किया। दूसरी ओर रिया के रोने की आवाज़ आई। रोते हुए उसने कहा कि कहाँ थी तुम? कितने फ़ोन किए, तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? मीटिंग में थी। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जो इतने फ़ोन कर दिए भाभी? राज को अस्पताल में भर्ती कराया है, रिया ने कहा। अनुपमा ने तुरंत फ़ोन काटा और सीधे अस्पताल जा पहुंची। राज तमाम नलियों से घिरा स्पेशल रूम में बेड पर लेटा हुआ था। नर्स उसकी देखभाल में लगी थी। डॉक्टर भी खड़े थे। वो अंदर जाने लगी तो रिया ने रोका। डॉक्टर ने अंदर जाने से मना किया है। क्या हुआ है राज को? अनुपमा ने पूछा। कई दिनों से बुखार था,
फैमिली डॉक्टर ने दवा ले रही थी, लेकिन बुखार उतर ही नहीं रहा था। आज यहाँ ले आई तो भर्ती कर लिया। अब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। अनुपमा सोचने लगी, इतने दिनों से बुखार था, आलोक ने ध्यान नहीं दिया। ये इनका अपना बेटा तो है नहीं, इसीलिए ध्यान नहीं दिया। खुद पैदा किया होता तो ममता होती। मेरा बच्चा है ना, इसीलिए इतनी लापरवाही रही। आज कुछ हो जाता तो। अनुपमा ने सारे काम मैनेजर को समझा दिए और खुद अस्पताल में रुक गई बेटे की देखभाल के लिए। रिया ने उससे बहुत कहा कि वो घर जाए, राज की देखभाल वो कर लेगी, पर अनुपमा नहीं गई। उसकी जिद के आगे रिया को झुकना पड़ा। अगले दिन किसी जरूरी काम से अनुपमा को ऑफिस जाना पड़ा। वो ऑफिस से लौटी तो देखा रिया राज के कमरे से निकल रही थी। अनुपमा ने इस बारे में डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा, माँ को तो अंदर जाना ही पड़ेगा, बिना माँ के बच्चा कहाँ रह सकता है। अनुपमा का मुंह उतर गया। माँ वो थी, अब उसका स्थान किसी दूसरे ने ले लिया था। वो राज को देख तो पाती थी, लेकिन बीमार बेटे को गोद नहीं ले पाती थी। इसी तरह 2 दिन बीत गए। रोजाना शाम को राहुल भी अस्पताल जाता था। रिया बार बार अनुपमा से निश्चिंत रहने को कहती थी, लेकिन वो निश्चिंत नहीं थी। अब वो राज को पल भर के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती थी। 5वें दिन डॉक्टर ने राज को घर ले जाने के लिए कह दिया। सभी मनोरमा जी के घर पर इकट्ठा थे। अनुपमा ने राज को गोद में लेकर कहा, मैंने इसे जन्म दिया है, इसीलिए ये मेरा बेटा है, मेरे साथ रहेगा। तुम्हारा बेटा कैसे है? मैंने इसे गोद लिया है, रिया ने तल्खी से कहा। तुम इसे कैसे ले जा सकती हो? कुछ भी हो, अब मैं राज को तुम्हें नहीं दे सकती। तुम उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर सकी। बिना देखभाल के ही ये इतना बड़ा हो गया। एक बार जो हो गया, अब वो दोबारा नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं है। अब तुम्हारा कारोबार कौन देखेगा? इसे दिन में संभालोगी, ऑफिस कौन देखेगा? तुम्हें इस सब की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कारोबार मैनेजर संभाल लेगा तो ऑफिस राहुल। मेरे कारोबार और ऑफिस के लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाभी। कुछ भी हो, अब मेरा बेटा मेरे पास ही रहेगा। रिया और अनुपमा को लड़ते देख सब हैरान थे। ननद भौजाई का प्यार पल भर में खत्म हो गया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कोई किसी को क्या कहकर समझाए। रिया ने धमकी दी कि उसके पास राज को गोद लेने के कागज है, तो अनुपमा ने कहा कि उन्हीं कागज को लेकर देखती रहना। रिया ने राज को गोद में लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो आलोक ने उसके हाथ थाम लिए, उसे पकड़कर बाहर लाया और कार में बैठा दिया। रिया रो पड़ी। आलोक ने कार बढ़ा दी। आलोक ने रिया को चुप कराने की कोशिश नहीं की। रास्ते में रिया के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। रिया ने आंसू पोंछ फ़ोन रिसीव किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मेरी योजना किसी को नहीं बताई, इसके लिए आभार। क्योंकि इस समय अनुपमा को गर्भपात न कराने का दबाव डालने के बजाय ये उपाय ज़्यादा अच्छा था, जो सफल भी रहा। आलोक ने रिया की ओर देखा। उस आंखों में आंसू तो थे, लेकिन चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। आलोक ने रिया को बताया, रिया, एडॉप्शन की सारी फाइलें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम उस अनाथ आश्रम से अपने बच्चे को अपने घर ला सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। वो बच्चा कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा। मैं तुमसे यही आशा करता हूँ कि जैसे तुमने राज को प्यार दिया, वैसे ही तुम उस बच्चे पर भी अपनी ममता लुटाओगी। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे आलोक की बात सुनकर। रिया के अंदर बच्चों के प्रति कितनी सहानुभूति और ममता थी, वो तो सिर्फ और सिर्फ रिया ही जानती थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।